हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो प्लेटफॉर्म का 3200 प्लस क्वेश्चन मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो उसी को आगे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक, उसमें 980 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, तो 981 से हमें शुरू करना है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। ठीक, अब हम लोग डेली जो है एक वीडियो आपको मैथ का मिलेगा। देखिए मैथ का डेली 30 क्वेश्चन का एक वीडियो होगा जो वॉल्यूम 1 से करेंगे हम लोग। रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन होगा जो वॉल्यूम 1 से हम लोग कर रहे थे, उसी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और प्लस न्यूमेरिकल का भी अब आपको वीडियो मिलेगा। ठीक, न्यूमेरिकल का भी वीडियो आपको मिलेगा। इसमें भी आपका 20 क्वेश्चन रह सकता है, 20, 25, 30 जितना हो सके। तो ये तीनों सेगमेंट अब डेली आपको मिलेगा। ठीक, इधर 1-2 दिन से 3 दिन से वीडियो आपको डेली नहीं मिल रहा था, तो अब उम्मीद करते हैं डेली मिलेगा। उम्मीद ही नहीं, एकदम श्योर है डेली आपको वीडियो मिलेगा। आप लोग देखिएगा। और सभी ये तीनों वीडियो हम लोग शाम में ही देखेंगे। ठीक, इवनिंग में ही देखेंगे। इसका टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग तीनों वीडियो इवनिंग में, शाम में देखेंगे। ठीक, आपको तीनों वीडियो अल्टरनेट मिलता रहेगा, तो इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। और दोस्तों में शेयर वीडियो जरूर करें। ठीक, जितना शेयर करिएगा और भी व्यूअर बढ़ेंगे और हम भी और भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो आप लोग शेयर जरूर करें। हम लोग मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 जो कि प्लेटफॉर्म का है 2700 प्लस क्वेश्चन, इसको विपिन मैथ्स चैनल पे पूरा समाप्त कर चुके हैं। ठीक, 105 वीडियो डला हुआ है, उसको जाकर देखिए। और इसको जो मैथ हम लोग वॉल्यूम 1 कर रहे हैं, वॉल्यूम 1, इसका भी अब 1000 अप्रॉक्स जो है क्वेश्चन डल चुका है। रीजनिंग का भी लगभग आपका 10 वीडियो डला हुआ है, उसको भी देखिए। और न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, न्यूमेरिकल जो 21-50 क्वेश्चन है, इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आप लोग आइए, डेली शाम में ही सब वीडियो मिलेगा। ठीक, तो चलिए आइए इस चीज़ को शुरू करते हैं। ठीक, हम लोग देखते हैं। और 981 से हमें क्वेश्चन शुरू करना है, तो 981 से ये तीनों चीज़ आपको अब डेली मिलेगा। तो 981 से आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। 981 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 12 प्रेक्षणों का माध्य 15 है। देखिए माध्य या औसत सेम तरीका से हम निकालते हैं। अगर इनका माध्य जो है 12 को संख्या है टोटल, और इनका माध्य दिया हुआ है 15, तो इनका अगर गुणनफल कर दे, दोनों को गुणा कर देना 12 × 15, तो ये कितना मिल जा रहा है, 180 हो जा रहा है। ये इनका योग मिल जाएगा। ठीक, जब भी हम माध्य में जो टोटल संख्या रहता है उससे अगर गुणा कर देते हैं तो इनका योग मिल जाता है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि एक और प्रेक्षण बढ़ा दिया जाए, पहले से तो 12 को है, एक और बढ़ाएंगे तो 13 को हो जाएगा। और अब माध्य, नया माध्य कितना हो जा रहा है, यहाँ से 16 हो जा रहा है। एक और प्रेक्षण बढ़ा रहे हैं तो नया माध्य कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। इसका मतलब अब यहाँ से गुणा कर लेते हैं तो 16 × 3 = 48, 16 × 16 = 208 हो जा रहा है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है ना कि 13वां प्रेक्षण जो बढ़ाए हैं वो 13वां प्रेक्षण क्या होगा। तो यहाँ से 13वां प्रेक्षण कितना निकल जाएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, जो बढ़ाए उसी का ना योग मतलब वैल्यू निकल जाएगा। ये 13 गो का योग हो गया, ये 12 गो का योग हो गया। यानी 13वां कैसे निकलेगा, तो नीचे वाला में से ऊपर घटा देंगे, यानी कितना हो जा रहा है, 28 आ जा रहा है। और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। सिंपल क्वेश्चन से आज का शुरुआत हुआ। 12 गो का 15 है, तो 12 × 15 180। एक और बढ़ा रहे हैं तो 13 × 16 208, तो 13वां क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर बोला है कि 400 रुपये प्रति किलो वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% लाभ हो। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ना हम हमेशा एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। देखिए एलिगेशन मेथड क्या है, इसमें दार्जिलिंग चाय है वो कितना है, कितने रुपए है, तो 300 रुपये प्रति केजी है, 400 रुपये प्रति केजी। दार्जिलिंग चाय का मूल्य 400 रुपये प्रति केजी है। और जो असमिया चाय है ना, असम के चाय का इतना रुपये प्रति किलो वाली असम के चाय, अब असम वाला जो चाय है ना उसका मूल्य कितना है, 300 रुपया है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को, अब मिश्रण का क्रयमूल्य नहीं दिया, यहाँ पे विक्रयमूल्य दिया हुआ, यही एक ये मतलब क्रयमूल्य हमें निकालना पड़ेगा
कह रहा है कि मिश्रण को किस अनुपात, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 408 रुपए में बेचने पर 20% लाभ हो। इसका मतलब कि ये 120% का वैल्यू दिया हुआ हमें 408 रुपए। ठीक, तो यहाँ से हमें इसका क्रय मूल्य 100% निकालना होगा। क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्रय मूल्य हो जाएगा 408 बट्टा 120 गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 12 से कटा दीजिए तो यहाँ से 12 3 36, 4 40 हो जा रहा है ना, 12 चौके 48, यानी 340 हो जा रहा है। ये कितना आ जा रहा है यहाँ पे 340 रुपये जो हो जा रहा है, ये मिश्रण का क्रय मूल्य हो जा रहा है। यहाँ लिख देते हैं 340 रुपये। अब रेशियो आराम से निकल गया, अब कुछ है ही नहीं। यहाँ से ये 340 रुपये क्रय मूल्य आ गया, टोटल मिश्रण का क्रय मूल्य। अब आराम से एलिगेशन निकाल देंगे। एलिगेशन देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए, ये जो 408 मिश्रण का दिया है ना, 408 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचने पर दिया है, तो 20% लाभ हो रहा है। तो 120 का वैल्यू 408, तो 100% निकालेंगे, मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल लिए, तो 340। अब एलिगेशन लगा दीजिए आराम से, 400 में से 340 जाएगा तो यहाँ 60 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो इसी रेशियो में मिलाना होगा, यानी कि 20 दूना 40, 20 3 60, 2:3 के रेशियो में मिलाना होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर। सबको हम क्रय मूल्य, ए भी क्रय मूल्य दिया हुआ है, ए भी क्रय मूल्य दिया हुआ था, लेकिन यहाँ 480 विक्रय मूल्य दिया हुआ था। तो एलिगेशन लगाने के लिए सब क्रय मूल्य में होना चाहिए। तो 20% लाभ के साथ क्रय मूल्य था, तो हम 100% इसका क्रय मूल्य निकालिए, विक्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य 340 आ रहा है। एलिगेशन लगा लिए, यानी कि 2:1 में हमें मिलाना होगा। दार्जिलिंग वाला 2 और असमिया वाला 3 के रेशियो में मिलाना होगा, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलिगेशन से बहुत आसानी से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर क्या बोला है। 83 कह रहा है कि जब बबलू जूते के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 रुपये से, देखिए पहले 360 में बेचता था, अब कह रहा है कि 360 रुपये से 345 रुपये कर देता है तो उसे 4% ज़्यादा हानि होती है। यानी कि जब ये 360 रुपया से घटा करके कितना कर दे रहा है, 345 रुपये, यानी कि कितना रुपया यहाँ घटाया, देखिए तो 15 रुपया घटा रहा है, तो उसे 4% ज़्यादा हानि हो रहा है। 4% ज़्यादा हानि हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4% 15 रुपये के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा है, अब कह रहे हैं कि जूतों का क्रय मूल्य क्या हुआ। देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, ये 4% अधिक हानि हो रहा है, इसका मतलब 4% का वैल्यू कितना है, 15 रुपया है। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य कितना होता है, 100% का वैल्यू निकाल लेना है, तो 15/4 गुणे 100 कर लीजिए। अब देखिए तो 4 से कटा देंगे तो 25 हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 15 × 5 = 75, 5 7, 15 दूना 30, 7 37, यानी 375 रुपया हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए अगर 360 के अपेक्षा 345 में बेच रहे हैं, इसका मतलब हम 15 रुपये घटाए हैं, तो 4% हमें ज़्यादा हानि हो रहा है। इसका मतलब इस 4% का ही वैल्यू 15 रुपये है। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, कितना आ रहा है, 375 रुपये। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 984 नंबर। ठीक, 984 क्या बोल रहा है, देखिए तो यहाँ कह रहे हैं हमें कि 0.08x प्लस भाग दिया है ना। यहाँ से देखिए आप एक चीज़ सुधार लीजिएगा, ये भाग का साइन नहीं, ये प्लस का साइन है। यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, ये भाग का सिंबल नहीं है, प्लस है। प्लस यहाँ से दे रखा है 0.04 y = कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। इसको सुधार लेना है, ये भाग का सिंबल नहीं है, क्या है, प्लस है। ठीक, ये एक इक्वेशन दिया है। और दूसरा इक्वेशन दिया है कि 0.2 × x + 1, x - 1 है ना, x - 1 प्लस 0.4 y = यहाँ दिया 24.8। ठीक, तो यहाँ से कह रहा है ना कि x का वैल्यू निकालना है। 2 इक्वेशन दिया है, दोनों को सॉल्व कर लेना है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x + 4y = अब 100 होगा ना नीचे, 100 में 10 से गुणा कर लीजिए तो 1000 हो जाएगा। ठीक, ये पहला इक्वेशन निकल गया। इसको सॉल्व करिए, 8/100 यहाँ पे 4/100 हो जाएगा, तो 100 से गुणा कर लिए इधर, यानी कितना हो गया, 8x + 4y = 1000 हो जाएगा। ये प्लस का चिन्ह है। अब इसको देखिए, इसको गुणा कर लेते हैं, 0.2x - 0.2 प्लस 0.4y = 28.4 है, ये 24.8 है। ठीक, अब ये इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो देखिए तो कितना आ जा रहा है, ये 0.2x प्लस 0.4y =
अब ये 0.2 इधर जाके जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 2 10 हो जाएगा ना, 24 1 25 आ जा रहा है, केवल कितना आ जा रहा है 25 आ जा रहा है। ये इधर जाकर इधर जुड़ जाएगा, 0.2 24.8 में जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर बट्टा में तोड़ लेते हैं तो 2x प्लस 4y इजकल टू 250 हो जाएगा। ठीक, ये इसमें 10 हो जाएगा, नीचे भी 10 होगा तो इधर 10 से गुणा हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 2x प्लस 4y इजकल टू 250 आ जा रहा है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए 4 4 y को हमें कटा देना है, तो घटा देंगे, यहाँ से घटा देंगे आराम से, y कट गया, यानी कि 6x इजकल टू इधर कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। तो भाग दे दीजिए, x बराबर 750/6 हो जा रहा है। 6 एकम 6 1 7 6 दूना 12 3 15 6 5 30, यानी 125 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक, इसमें एक गलती दिया हुआ था, यहाँ भाग का सिंबल नहीं है, प्लस का सिंबल है, इसको बना लीजिएगा। दो इक्वेशन निकल रहा है, पहला इक्वेशन यहाँ, दूसरा इक्वेशन यहाँ, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिए हैं। हमें y को हटा देना था, x का वैल्यू निकाल लेना था। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, यहाँ से y हटाना है तो 4y है, इसको घटा देंगे तो y कट जाएगा, यानी 6x इजकल टू 750, तो x का वैल्यू 125 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है 985 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं। 985 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 2x² प्लस 5x माइनस 12, कह रहे हैं यहाँ से कि 2x² प्लस 5x माइनस 12, और एक और दिया हुआ है यहाँ से x² प्लस x माइनस 12। इन दोनों का HCF अगर x प्लस ए, यहाँ से दिया हुआ है ना कि HCF यदि x प्लस ए है, इन दोनों का HCF क्या है, x प्लस ए है, तो हमें कह रहा है ना कि a का वैल्यू निकालना है। देखिए कभी भी अगर HCF निकालना है ना तो दोनों को हमें क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। फैक्टर इसका करते हैं, देखिए इसको इधर लिख देते हैं, x² प्लस x माइनस 12। ठीक, इन दोनों का हम फैक्टर कर लेते हैं, तभी ना HCF हमें निकलेगा। तो देखिए इसका फैक्टर करते हैं, तो यहाँ से फर्स्ट इंटू लास्ट से कर लीजिए 2x², और क्या आना चाहिए 12 दूना 24 आना चाहिए। तो 24 का मतलब 12 दूना 24, तो 8x और 3x ले लेते हैं। यहाँ 8x और माइनस में 3x रहेगा, तभी ना 8 में से 3 गया 5 आएगा, और माइनस 12 हो जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो कॉमन लेंगे, इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, x प्लस 4 बच जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें फैक्टर क्या निकला, x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब अगर चाहिएगा ना तो आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये अगर x प्लस ए इनका HCF है, इसका मतलब x प्लस ए के रूप में यही है, x प्लस 4 है, तो a डायरेक्ट हम क्या लिख लेंगे, 4 आंसर कर लेंगे। लेकिन इसको भी फैक्टर कर लेते हैं, अगर इसको भी फैक्टर निकालते हैं तो देखिए x², अब 12 है ना, तो प्लस 4x और माइनस 3x फैक्टर हो जाएगा, और माइनस 12 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी कितना कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 इंटू x माइनस 3। तो ये जो दोनों में कॉमन रहता है ना, वहीं जाकर इसका HCF कहलाता है। यानी HCF यहाँ से क्या निकला, HCF बराबर x प्लस 4 निकला, लेकिन क्वेश्चन में दिया था कि x प्लस ए इनका HCF है, यानी x प्लस ए HCF है, इसका मतलब a का मान क्या हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगा, ये हमें पूछा हुआ था। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इन दोनों का हम फैक्टर कर लिए, तो फैक्टर कर रहे हैं तो इसमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है x प्लस 4, x प्लस 4, तो हम लोग का HCF x प्लस 4 हुआ, और क्वेश्चन में दिया था कि x प्लस ए HCF है, इसका मतलब a का वैल्यू कितना है, 4 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि नीरज की आय 60% की कमी हुई और फिर से 60% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में कितनी की हानि होगी, यही पूछा। अंतिम आय में कितनी की हानि होगी। देखिए बहुत सिंपल है, अगर 60% कमी कर दिए, मान लेते हैं कि इसका जो प्रारंभिक आय वो 100 है, तो 60 कमी का मतलब 40 हो गया, फिर 60 बढ़ा दिए, यानी कि 160/100 हो जाएगा, सिंपल।
पहले 60 कम ही, तो 100 में से 60 कम ही करेंगे 40, फिर 60 बढ़ाएं यानी कि 160/100 हो जाए। अब घटा लीजिए, 0 से 0 दोनों 0 कट गया, 16 चौके 64, 64 100 से कितना कम है, तो 100 माइनस 64 करते हैं तो 36% की कमी हो जाएगी। उसकी आय में कितनी परसेंट की कमी हो जाएगी? 36%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात क्लियर हुआ? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले 60% घटाए हैं तो 40, फिर 60 बढ़ाए हैं तो 160 और बट्टा 100 रहेगा। 0 0 कट गया, 64 64 100 से कितना कम है, तो 36 की कमी होगा। अगर ये 100 से ज़्यादा रहता है, इससे ज़्यादा रहता है ये, तो क्या हो जाता है? वृद्धि होता। क्लियर हुआ? तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 987 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा? हमें मूलधन पूछा हुआ है। देखिए यहाँ से हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, मूलधन हमें नहीं पता है, और कह रहे हैं ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? y%, और टाइम भी दिया हुआ है, यहाँ से y वर्ष दिया हुआ है, y वर्ष, और जो SI है ना, ब्याज भी है, वो कितना है? y रुपया है। तो कह रहे हैं ना कि प्रिंसिपल क्या होगा? बहुत सिंपल। अब आपको पता ही होगा कि प्रिंसिपल यानी कि y बराबर ब्याज बराबर मूलधन नहीं पता है, समय y%, y दर और बटा 100 हो जाएगा। यही ना चीज़ हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। एक y से एक y कट जाएगा, यानी कि इधर 100 हो जाएगा ना। प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/y रुपया हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रिंसिपल यहाँ से कितना निकल जाएगा? 100/y। ऑप्शन नंबर मिला लेते हैं, तो 100/y या 100/y ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऐसे लिखा है, ए में ऐसे लिख दिया इसको 100/y, 100/y। क्लियर? तो ये बात बराबर ही हुआ। आया समझ में कि नहीं? ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर देखिए क्या करें। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए। कह रहा है कि हमें इसका मान निकालना है ना, दिया हुआ है यहाँ से कुछ फैक्टर दिया हुआ है, 10x² माइनस 6x माइनस 4x इंटू y² माइनस 4y इज इक्वल टू 0 है। ठीक, तो यहाँ से कह रहा है ना कि x प्लस, हमें मान पूछा है ना कि x प्लस 2y का वैल्यू निकालना है, कितना होगा। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर हम इससे भाग दे देंगे इधर, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, और इससे भाग दे देंगे इधर तो x का वैल्यू निकल जाएगा। यानी अगर इससे भाग देंगे पहला कंडीशन में, तो हमें ये क्या मिल जाएगा? 10x² माइनस 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, ये ना मिलेगा। जब इससे भाग देंगे तो 0 में y² माइनस 4y से भाग देंगे 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, दोनों 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको 0 के बराबर कर लिए, और तो x का वैल्यू निकल जाएगा। और जब इसको बराबर करेंगे ना, y² माइनस 4y का 0 के बराबर करेंगे तो y भी यहाँ से निकल जाएगा। देखिए तो क्या निकल रहा है यहाँ से 10x² बराबर 6 और 4 10x हो जाएगा। इधर लेके चले गए दाहिने साइड में, तो 10x, x से x² में से एक x खत्म हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 1 आ जा रहा है। ठीक, जब इसको 0 के बराबर किए, x का वैल्यू 1 आ गया। अब y वाला देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा y² बराबर 4y हो जाएगा। y² से y खत्म, यानी y का वैल्यू कितना निकल गया? 4 निकल गया। तो आपसे पूछा है ना कि x प्लस 2y का मान क्या होगा, तो मान रख दीजिए सिंपल। x का वैल्यू 1 निकला है, प्लस 2 गुणे y का वैल्यू 4 आया है, तो 4 दूना 8, 1 9 जो हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ गया, और इसको जब 0 किए तो y का वैल्यू 4 आ गया। बस मान यहाँ रख लेना है, 1 प्लस 4 दूना 8, यानी 8 1 9 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 89 नंबर, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 89 नंबर बोला है कि यदि किसी जनसंख्या का मानक विचलन 4.8 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। देखिए आपको बताए थे कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है? रूट अंडर प्रसरण होता है, रूट अंडर प्रसरण। ये फॉर्मूला लिखाए थे। तो अगर हमें ये प्रसरण दिया हो और मानक विचलन निकालना हो, तो मानक विचलन निकालने के लिए हम प्रसरण का वर्गमूल निकाल देते हैं। और अगर हमें प्रसरण ही निकालना हो,
अगर मान लीजिए हमें प्रसरण निकालना है, तो प्रसरण निकालना होगा तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, तभी ना प्रसरण निकलेगा। तो एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे आराम से निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो प्रसरण का वर्गमूल निकाल लेंगे, अगर प्रसरण निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ से हमें प्रसरण निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 का वर्ग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, यानी 20.25 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 20.25, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये आपका जो स्टेटिस्टिक्स है ना, वो 2 वीडियो में हम पढ़ाए हुए हैं, उसको जाकर पढ़िए, वहाँ से बहुत फ़ायदा होगा। प्लेलिस्ट में उसका जो है लिंक है, प्लेलिस्ट में है, उसका वीडियो डला हुआ है। प्रसरण निकालना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, और अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो प्रसरण का वर्गमूल निकाल देना होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर देखिए, 990 क्या कह रहा है, y का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए दिया हुआ है यहाँ पे कि 2, 6, 7y2 3 से पूर्णतः विभाजित है। ये 3 से डिविजिबल है। 3 से विभाजता का रूल क्या होता है, इन सबको जोड़िएगा ना, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ से 6 तो क्या जोड़ना है, 6 तो खत्म ही हो जा रहा है, 7, 2, 9 भी खत्म हो जा रहा है, यानी ये दोनों का योग क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 + y और बराबर 3 का मल्टीपल यानी 3 हो जाएगा, यानी क्या y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देख लीजिए बी हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। ये जो 3 से खत्म हो रहा है ना, उसको खत्म कर लीजिए। 3 दूना 6, 7 और 2 9 जोड़े, ये भी खत्म हो गया, यानी कि इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 2 + y बराबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल सबसे पहला 3 ही हो गया, तो 2 + y बराबर 3 कर लिए, y का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 91 बोला है ना यहाँ से कि 0.63, 10.5, 2.1, 4.20। ठीक। इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, यही बात पूछा हुआ है। ठीक। देखिए एलसीएम निकालना है ना, सबसे पहले हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे 63/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 105/10 हो जाएगा। 21/10 हो जाएगा। ये 420/100 करेंगे, यानी कि 42/10 ही कर लेते हैं, ये 10 हो जाएगा इनका एलसीएम। तो जब भी अगर फ्रैक्शन का हमें एलसीएम निकालना हो, एलसीएम तो क्या बताए थे, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। तो देखिए 21 से सब कट रहा है, यानी कि 21 × 3 करेंगे तो 21 × 63, 21 5 हो जाएगा ना, 21 दूना 42, यही हो जा रहा है एलसीएम। और बटा एचसीएफ में देखिए हमेशा 100, 10, 10, 10 का एचसीएफ निकालना है तो क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ। जब भी हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, ये चीज़ आपको बताए थे कि अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ हो जाता है। तो अंश का एलसीएम यानी फैक्टर कर लिए, 21 × 63, 21 5 21 है ही, तो केवल 5 से गुणा करना होगा, ये तो 21 है ही, और 21 दूना 42 कर लेना होगा। अब बटा 10, 100, 10, 10, 10 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, देखिए 5 दूना 10 से खत्म हो जा रहा है, नहीं 21 यानी 63 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग का एलसीएम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। बात क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। सिंपल हम क्या कर लिए, फ्रैक्शन में बदल लिए, और फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये दिए गए हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिनी जाए तो 2 वर्ष बाद मिश्रधन पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना है, 20% है, और टाइम कितना है, 2 साल है। ठीक। तो अगर छमाही की बात किया है तो छमाही में क्या होता है, रेट आधा हो जाता है ना, तो ये 10% हो जाएगा, और टाइम जो है 2 गुना हो जाता है, यानी 4 वर्ष हो जाएगा। तो 10% की दर से 4 साल का हमें मिश्रण, देखिए फॉर्मूला पे ही रख देते हैं, मिश्रण निकालना है तो ए बराबर होता है P × 1 + R/100n, R/100 हो जाता है। तो रख दीजिए, सिंपली आपका निकल जाएगा। ये कितना है, 10,000 रुपये है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 10, तो ये डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, 110/100 हो जाएगा, ना हो जाएगा 110/100 कितना बार, 4 बार, 110/100
गुणे 110/100, बहुत सिंपल है, कट जा रहा है, 110/100 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 4 जीरो से ये 2 जीरो, 4 जीरो खत्म हो गया, फिर इन 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म हो जाएगा, कटा लीजिए। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है ना, फिर इसमें 11 से गुणा कर लेते हैं, आ जाएगा 11 कम 11, हासिल 1, 11 3 33, 1 34 का 4, हासिल 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 11 3 33, 3 36, 6 3 हो जाएगा, 11 कम 11, 3 14 हो जा रहा है, यानी 14,641 रुपये हो जाएगा। 14,641 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल हम लोग इस फॉर्मूला से ही निकाल लिए, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा 100 के पावर t हो जा रहा है। तो 10,000 था, 110 यहाँ 1 और प्लस 10 रखेंगे तो 110/100, 110/100 सिंपली हम करके निकाले, कितना आ जा रहा है आपका 14,641, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 93, 94, 95 तीनों जो है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक। ग्राफ दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बनाइए इसको। ग्राफ पहले पढ़िए, देखिए ग्राफ दिया हुआ है, क्या बोला है हमें कि नीचे दिए गए सारणी 5 अलग अलग महीनों में प्रिंटरों द्वारा प्रिंट किए गए पन्नों की संख्या दर्शाती है। सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रिंटर द्वारा ना, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 माह का ना पी प्रिंटर है, क्यू प्रिंटर है, आर सब प्रिंटर का नाम दिया हुआ है, तो उसी का दर्शा रहा है। तो चलिए अब क्वेश्चन बनाइए। 993 नंबर देखिए क्या कर रहा है, सब क्वेश्चन इसी पे है, आराम से बन जाएगा, ठीक। 993 क्या बोला है, पढ़िए। चौथे महीने में सभी प्रिंटरों द्वारा प्रिंट किए गए पन्नों की औसत संख्या क्या होगी। चौथे महीने में, देखिए चौथे महीने का औसत पूछ रहा है, इसका मतलब सबको हम जोड़ करके और क्या करेंगे, कितना है, कै गो प्रिंटर, चौथा महीना में कै गो महीना है, कै गो प्रिंटर है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से भाग दे देंगे, ये नहीं करेंगे। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, चौथे महीने में सभी प्रिंटरों द्वारा प्रिंट किए गए पन्नों का औसत क्या है, तो 2 2 4 6 गो प्रिंटर है। चौथा महीना वाला पहले सबको जोड़ दीजिए। चौथा महीना वाला देखिए क्या है, यहाँ से 256, 263, 247, 651, 412, चौथा महीना सबको जोड़ लेते हैं। 6 3 9 7 16, 1 17, 2 19, 1 20 कर 0 हो जा रहा है, 2 हो गया हासिल, 5 6 5 11, 4 15, 5 20, 1 21, 22 23, 24 25 कर 5 हो जाएगा, 2 हो जा रहा है, फिर 5 2 7 3 10, 6 16, 4 20, 3 23, 24 25 हो जा रहा है। कै गो है महीना, 6, तो 6 से इसको भाग दे देते हैं, तो देखिए कितना आ रहा है, भाग देकर देख लीजिए, 6 चौको 24, 4 हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 5 30, यानी 425 एवरेज आ रहा है, कितना 425, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। चौथे महीने में सभी प्रिंटरों का औसत पूछा हुआ था कि कितना प्रिंटिंग करते हैं, तो चौथा महीना वाला टोटल जोड़े तो 2550 आ जा रहा है। 6 गो प्रिंटर है तो 6 से भाग दे दिए, यानी औसतन कितना आ रहा है, 425,000। अब चलिए अगला क्वेश्चन, 994 नंबर देखिए क्या पूछा हुआ है, ठीक। 994 कह रहा है कि प्रिंटर क्यू द्वारा दूसरे महीने में प्रिंट किए गए पन्नों, देखिए क्यू का दूसरा महीना और अनुपात कह रहा है कि यू द्वारा 5वें महीने में प्रिंट किए गए पन्नों के बीच अनुपात क्या है, यू का 5वां। तो देखिए जोड़ लीजिए, सिंपल जोड़ना, इसमें कुछ है ही नहीं। क्यू का दूसरा देखिए, क्यू द्वारा दूसरा महीना, क्यू का दूसरा देखिए प्रिंट 441 है, 441 अनुपात यू का हमें कौन सा महीने का देखना है, तो यू द्वारा 5वें महीने, यू का 5वां महीना वाला देखिए आप ग्राफ में दिया हुआ है, यू का 5वें महीने का 600 कितना है, 93 हो जा रहा है, 693, इसी का तो रेशियो निकाल लेना है। तो देख लीजिए कितना हो जा रहा है, इसको कटा लेते हैं हम, 21 से कटाते हैं तो 21 21 से 441, और ये हो जाएगा 21 3 63, और फिर 21 3 63 हो जा रहा है, 3 से फिर कट जा रहा है, 3 7 21, 3 11 33, यानी कितना हो जा रहा है, 7:11 आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बहुत सिंपल। बात क्लियर हुआ आपका। ये पूछा था कि क्यू का दूसरा महीना का, यू का 5वां महीना, तो क्यू का दूसरा महीना का 441 है और यू का 5वां का 693 है, दोनों को कटा दिए, 7:11 आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 95, 995 क्या कर रहा है, तीनों एक ही पे था, हम लोग आराम से बना लिए, एक ही ग्राफ पे दिया हुआ है। दिए गए सभी महीनों में किस प्रिंटर ने सबसे ज़्यादा संख्या में पन्नों को प्रिंट किया है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सभी प्रिंटर का, पी का, क्यू का, आर का, एस का, टी का, यू का, सबको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, सबको अलग अलग जोड़िए आप।
देखिए यहाँ से सबको नहीं जोड़े हैं, जो जो ऑप्शन में चारों दिया है ना उसी को जोड़ लिए हैं, ठीक। चारों ऑप्शन में चारों कौन कौन दिया हुआ था, एस का, यू का, पी का, टी का। देखिए एस, यू, पी, टी सबको जोड़ लिए हैं। पी का कितना आ जा रहा है, 2646, 2750, 2731, 2712। तो हमें पूछा था ये ना कि किसका जो है ज़्यादा संख्या में पन्नों को प्रिंट किया है। तो सबसे ज़्यादा इसमें देखिए तो किसका है, सबसे ज़्यादा 2750 जो है किसका है, एस का है। देखिए 2750 सबसे ज़्यादा किसका है, एस का है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी को सिर्फ जोड़ेंगे, सबको नहीं जोड़ेंगे, सबको जोड़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक। तो एस का सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग हुआ है, तो एस यानी कि प्रिंटर एस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आसानी से हम सभी क्वेश्चन को कर लिए। चौथे महीने का एवरेज पूछ रहा था, तो चौथा महीने का टोटल प्रिंटिंग जो पेपर हुआ था 2550, 6 से भाग दे दिए, एवरेज निकल गया। इसमें पूछा था कि क्यू का दूसरे महीना, यू का 5वें महीने का रेशियो निकालें, आराम से आ गया। इसमें पूछा था कि ये चारों में कौन ज़्यादा प्रिंटिंग किया है, तो सबको जोड़ करके देखे 2750 सबसे ज़्यादा एस कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान था ये, आपका ग्राफ टेबल जो है आसान दिया था, ठीक। अगला क्वेश्चन बढ़िए, यहाँ से 96 नंबर क्या बोला है कि 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या होगा। अब देखिए एक बात आपको इस तरह का क्वेश्चन बताए थे, जब भी हमें कहा जाए ना कि प्राकृत संख्या, लगातार अगर प्राकृत संख्या बोला जाए, सम संख्या कहा जाए, विषम संख्या कहा जाए, ठीक, विषम, इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, विषम संख्या कहा जाए या फिर किसी का गुणज कहा जाए, गुणज, ठीक, कि 3 का गुणज, 4 का गुणज, 5 का गुणज, ऐसा हमें बोला जाए कि लगातार प्राकृत संख्या है, लगातार सम संख्या है, लगातार विषम संख्या है या फिर लगातार किसी का गुणज है, तो इसका अगर एवरेज निकालना हो ना, औसत या माध्य, अगर हमें निकालना हो औसत या माध्य निकालना हो, माध्य बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 हो जाता है, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 हो जाएगा, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। कभी भी हमें लगातार अगर किसी का गुणज हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, बहुत सिंपल है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि 9 के प्रथम 30 गुणज का, 9 के पहला गुणज 9 हो जाएगा, 30वां गुणज 270 हो जाएगा और बट्टा 2 हो जाएगा, एवरेज यही आंसर हो जाएगा आपका। तो 2 से देखिए कितना हो जाएगा, 279/2 यानी कि 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा, एक बचा ना 2 9 18, 2 5 10 यानी 139.5 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 139.5 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात समझें, बहुत आसान तरीका है। प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 हो जाता है। क्या कहे कि लगातार प्राकृत संख्या, लगातार सम संख्या, विषम संख्या या फिर किसी का गुणज हो, 3 का गुणज या फिर 9 का गुणज, किसी का भी गुणज हो सकता है। तो यहाँ 9 के 30 को गुणज की बात किया है, तो पहला गुणज 9 एकम 9, 30वां गुणज 270/2 कर लिए, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक, आसान कर देता है आपका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करिए, क्या बोला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 2, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा 997 में सुधार लेना है, ठीक, 997 में आपको सुधार लेना है। क्या सुधारना है कि यहाँ कह रहा है कि 2 संपूरक कोण, तो ये संपूरक नहीं, वहाँ पे पूरक रहेगा, ठीक, उसको आप सुधार लीजिएगा, 2 पूरक कोण हो जाएगा, ठीक, पूरक कोण है, तो 2 पूरक कोणों का रेशियो यहाँ से कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहा है ना, यहाँ से हमें बोला हुआ है कि बड़ा वाला कोण ज्ञात करें। अच्छा, 2 पूरक कोण, देखिए पूरक और संपूरक में अंतर है। संपूरक मतलब होता है 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो दोनों संपूरक कहलाते हैं, और पूरक का मतलब कि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो पूरक कहलाते हैं। तो इन दोनों का योग कितना होगा, यहाँ से 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरक कोण है। तो 5 और 4 9 हो जाएगा ना, 9 का वैल्यू यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। तो हमें बड़ा वाला मतलब 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत सिंपल है यहाँ पे। जब भी हमें पूरक की बात कहा जाए तो दोनों का योग 90 डिग्री होता है, संपूरक की बात किया जाए तो दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पहले आपको सुधार लेना है कि पूरक कोण दिया हुआ था, ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि मयंक, दीपक और पवन एक काम को अकेले अकेले 5, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। देखिए मयंक, दीपक और पवन, मयंक, दीपक और पवन अकेले अकेले कितना दिन में कर सकते हैं, तो ये 5 दिन में कर सकता है, ये 10 दिन में कर सकता है और ये 15 दिन में कर सकता है, ठीक। यहाँ टाइम दिया हुआ है। अब हमें क्या पूछा हुआ है, देखिए कह रहा है
कि यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और 12,000 रुपये कमाते हैं तो कमाई में दीपक का हिस्सा क्या हुआ। देखिए, कभी भी अगर हमें मजदूरी बांटना हो तो मजदूरी को हमेशा क्षमता के अनुपात में बांटते हैं। इस बात को लिख लीजिएगा, यहाँ नोट करके लिख लीजिए नोट में कि मजदूरी को क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है, क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है, अनुपात में बांटते हैं। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम मजदूरी किस में बांटते हैं, क्षमता के रेशियो में। तो ये टाइम हो गया। यहाँ से टोटल वर्क की अगर बात करें तो 5, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा ना। ठीक, 30 तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, क्षमता, हमेशा टोटल वर्क में भाग देंगे तो 30 में 5 से भाग देंगे 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 6:3:2 के अनुपात में इनका मजदूरी बढ़ जाएगा। तो 6, 3, 9, 2, 11। इस 11 यूनिट का वैल्यू देखिए ये लोग कितना कमाए हुए हैं, तो 12,000 रुपये कमाते हैं ना। तो देखिए यहाँ से 11 यूनिट का वैल्यू टोटल ये लोग कितना कमाते हैं, देखिए दिया हुआ है कि 12,000 रुपये कमाते हैं। 11 यूनिट का वैल्यू 12,000 रुपये है। तो क्या पूछा है आपसे, तो कमाई में दीपक का भाग कितना होगा। तो दीपक का देखिए 3 यूनिट है ना, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो एक एक नियम से कर लेंगे आराम से। ये कितना हो जाएगा, 12,000 बट्टा में 11 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए तो 12 36,000 और बट्टा 11, कट नहीं रहा है, अप्रॉक्स में लगभग 3,000 समथिंग आएगा। इसको कटा के आप लोग लिख लीजिएगा कितना आ रहा है, इतना रुपया, जो किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक, यहाँ से कुछ क्वेश्चन में एरर होगा या फिर ऑप्शन एरर दिया गया होगा। ठीक, इतना ही हम लोग का आंसर आ जाएगा 36,000 बट्टा 11। इसको भाग दे करके देख लेना है। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए ये 5 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, 12 दिन में। क्षमता कैसे निकल गया, तो इनका टोटल वर्क निकाले 30 आ गया, भाग दिए 6, 3, 2 आ जा रहा है। अब हमें ये बोला है कि इसमें दीपक का हिस्सा कितना होगा अगर 12,000 रुपये कमाते हैं। हमेशा ये नोट ध्यान रखना है कि मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुपात में बढ़ता है। तो अगर इनका क्षमता 6, 3, 9, 2, 11 यूनिट का वैल्यू 12,000 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 12,000 बट्टा 11 गुणे 3 कर लेंगे, यानी कि 36,000 बट्टा 11 हो जाएगा। इसको रुपया में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसमें कुछ एरर है क्वेश्चन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, आप चाहे तो इसको राउंड भी कर सकते हैं, इसका आंसर नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक, ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है। चलिए, बी की क्षमता ए की क्षमता से 3 गुनी है, सी की क्षमता ए की क्षमता से 0.75 गुनी है। जब ए बी सी किसी काम को अकेले अकेले करते हैं तो उनके द्वारा काम को समाप्त करने में आवश्यक दिनों की अनुपात क्या हो, यानी कि समय का रेशियो में निकालना है। देखिए ये भी आसान है। ए बी सी 3 आदमी हैं और इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। देखिए क्षमता का रेशियो इनको बैठा दीजिए कैसे दिया हुआ है। बी की क्षमता ए से कितनी है, 3 गुनी है, और सी की क्षमता ए से 0.75 गुनी है। दोनों की ए से बात किया हुआ है, ए का हम 1 मान लेते हैं। तो बी का क्षमता कितना है ए से, तो बी की क्षमता ए से 3 गुनी है, यानी कि 3 इसको मान लेते हैं। और सी का क्षमता कितना है, तो सी की क्षमता ए से 0.75 गुना है। ऐसे बोला है कि 0. कितना है, 75 गुना है। तो ए बी सी द्वारा काम अकेले अकेले करने में उनके द्वारा समाप्त किए गए समय का रेशियो निकालना है। सबसे पहले ना इसको हम पॉइंट को हटाते हैं। 75/100 यानी 25 × 75, 25 × 100। अब सिंपल रेशियो में बदल लेते हैं यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो, तो 4 से इसको गुणा करेंगे, 4:12:3 हो जाएगा। ये रेशियो किसका आ गया, क्षमता का रेशियो। तो इससे हमें टाइम का रेशियो निकालना है। टाइम का रेशियो क्या होगा, देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए। 12, 4, 3 का एलसीएम 12 हो गया ना, तो अब भाग दे दीजिए, आराम से निकल जाएगा। 4 × 3 = 12, 12 कम 12 हो जाएगा, और 3 × 4 = 12, यानी कि यही हो जाएगा लिए गए समय के क्षमता का समय का रेशियो हो जाएगा। 3:1:4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ से किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। बात क्लियर हुआ यहाँ से, नहीं क्लियर तो फिर से एक बार समझ लीजिए। क्षमता का रेशियो हमें दिया हुआ है कितना, तो 1:3 ये 0.75 था, तो इसे बट्टा में बदल के रेशियो में बदले तो 4:12:3 आ जा रहा है। ठीक, अब हमें बोला हुआ है ना कि टाइम का रेशियो निकालना है। तो टाइम का रेशियो निकालना है तो यहाँ से इन तीनों का एलसीएम 12 हो गया। तब इसको हम 12 से भाग दे दिए। ठीक, 12 को 4 से भाग दिए, 3 आ गया। 12 को 12 से भाग दिए 1, और 12 को 3 से भाग दे दिए 4 आ जाएगा। ठीक, आप चाहें तो इसका इन्वर्स रेशियो भी निकाल कर देख सकते हैं। ठीक, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 12 हो गया। तब एलसीएम में हम
इफिशिएंसी से भाग देते जाएंगे, टाइम का क्षमता निकल जाएगा। अगर टाइम टोटल वर्क में हम क्या करेंगे, टाइम से भाग देंगे तो इफिशिएंसी का क्षमता निकल जाता है। ऐसे बहुत आसानी तरीके से निकलता है। बात क्लियर समझे कि नहीं? टाइम का इफिशिएंसी का रेशियो पता था, इनका एलसीएम लिए 12, 4 12 3 था तो 12 हो जाएगा, और 12 से हम इन सब से भाग देते गए तो 3:1:4 आ जा रहा है, टाइम का रेशियो आ जा रहा है। ठीक, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1000 नंबर पे हम लोग पहुंच गए। ठीक, 1000 नंबर देखिए क्या कह रहा है। बोला है कि एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी, देखिए एक दीवार है, एक खड़ी हुई है सीढ़ी, ठीक, और ये बोला है उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक, उन्नयन कोण ये कितना है, यहाँ से 40 डिग्री है। अच्छा एक बात बताइए कि ये अगर 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि ये हमेशा लंबवत होता है ना, 90 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। तो अब क्या कह रहा है, पढ़िए आगे। यदि और इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पे है, ये दीवार हो गया, इससे कितना दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई निकालना है। ये हमें निकालना है ना कि सीढ़ी की लंबाई ये एच कितना है, यही हमें निकालना है। ठीक, देखिए बहुत सिंपल है। अगर ये 10 है ना तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये 10 है तो अब नहीं निकल जाएगा, एच बराबर √10 दां के 100 10 200 हो जाएगा ना। 200 का मतलब क्या हो गया, 100 × 2 यानी कि 10√2 हो जाएगा। 10√2 सिंपली तरीका से 10√2 मीटर हो गया। अगर ये 45 दोनों निकल गया, ये 10 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, तो 10√2 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात आप समझे, सिंपल तरीका है। दोनों अगर 45 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो ये 10 हो गया तो ये 10√2 हो जाएगा। कुछ भी रहता है ना, अगर ए हो गया तो a√2 हो जाएगा, दोनों बराबर है तो ठीक। चाहे पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो √10² यानी 100 + 100 तो √10 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और 200 का मतलब कितना हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं वह न्यूनतम संख्या निकालिए जिसे 12, 15, 18 तथा 27 इससे भाग देने पर शेषफल क्या क्या बच रहा है, शेषफल क्रमशः 10, 13, 16 तथा 25 बचता है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना कि इतना से भाग देने पर इतना शेषफल बचता है, तो सबसे पहले जिससे भाग देना है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। 12, 15, 18, 27 का एलसीएम ले लीजिए। 3 चौके 12, 3 5 15 हो जा रहा है ना, 3 छक्के 18 यानी कि 6 का इसमें 2 है, इसको चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 × 2 कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए 18 लेना है तो 3 दूना 6, 36, 18 एक 3 लेना होगा। ठीक, 27 के लिए 3 3 9 1 और 3 ले लेना होगा। तो देखिए गुणा कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा आपका 5 चौको 20 3 60 3 180 3 540, एलसीएम 540 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या होता है, देखिए संख्या बताते हैं आपको। जब भी संख्या निकालना हो तो एलसीएम में से यहाँ समान अंतर, इसको बोलते हैं समान अंतर, दोनों का अंतर हमेशा समान आता है। समान अंतर को घटा लेंगे, कितना है समान अंतर, देखिए 12 में से 10 गया 2, 15 में से 13 गया 2, सब में 2 आ रहा है, तो इसको 2 को यहाँ से घटा लीजिए, यानी वह संख्या कितनी है, तो 538 हो जाएगी, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बात क्लियर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले जिससे भाग देना है उसका एलसीएम निकाले, 540 आ गया, इसमें से समान अंतर को हमेशा घटा लेंगे। समान अंतर कितना आ रहा है, 2 2 2 आ रहा है, तो 2 को घटा लीजिए, यानी कितना आ जाएगा, 538 हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्या बोला है। अगला हमें कह रहा है कि राजू शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है, उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने में 2 गुना समय लगता है। तो धारा की गति निकालना बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये इसका चाल कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। अगर वो जाएगा तो धारा के जब दिशा में जाएंगे तो धारा के चाल उसके साथ जुड़ जाएगा। ये अगर मान लीजिए 9 के स्पीड से जा रहा है और धारा की चाल x है, तो ये धारा की दिशा में चाल हो गया।
और अगर धारा के विपरीत जाएगा ना तो x घट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये धारा के साथ धारा की दिशा में, ये दिशा में हो जाएगा और ये विपरीत दिशा में हो जाएगा। ठीक, विपरीत। इतनी सी बात समझ में आई। अब यहाँ कुछ नहीं है, ये धारा के दिशा में जाएगा तो धारा का चल जुड़ जाएगा, धारा के विपरीत जाएगा घट जाएगा। और जो दोनों के समय की बात करता है ना, समय धारा की दिशा में जा रहा है तो धारा के विपरीत दिशा में जाने की तुलना इसमें 2 गुना समय लगता है। इसको मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ अगर t समय ले रहा है तो यहाँ कितना समय ले रहा है, 2t समय ले रहा है, 2 गुना समय ले रहा है। और दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो ये दोनों दूरी हो जा रहा है तो दोनों क्या कर लेंगे, यहाँ से बराबर कर लेंगे। ये बात समझ में आया? देखिए बहुत सिंपल हो गया। दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय हो गया। ठीक, इधर जाएगा तो घट जाएगा, धारा की दिशा पीछे धक्का देगी और ये धारा के जुड़ जाएगा इसमें। ठीक, यहाँ अगर t समय ले रहा है तो यहाँ 2t समय, 2 गुना समय ले रहा है। अब सिंपल हो गया, ये t से t पहले कटा दीजिए। अब यहाँ कितना हो जाएगा, गुना कर लेंगे तो ये 9 + x = 9 दूना 18 - 2x हो जाएगा। x को एक साइड करेंगे तो यहाँ 3x बराबर, ये इधर घटेगा तो 18 में से 9 गया, 9 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 3। तो 3 km/h जो हो जाएगा धारा का स्पीड हो जाएगा। और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? सिंपल है। 9 + x धारा की दिशा में और 9 - x धारा के विपरीत दिशा में। यहाँ t समय, यहाँ 2t समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, दोनों बराबर कर लिए और x का वैल्यू निकाल लिए, कितना आ रहा है, 3 km/घंटा। क्लियर? चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, 103 बोला हुआ है कि जब सूर्य के द्वारा अवनमन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो जमीन पर टावर की परछाई 30 मीटर बढ़ जाती है। देखिए पहले 60 डिग्री था, ऐसे समझिए इसको। ये पहले इसका 60 डिग्री था अवनमन कोण। ठीक, ये 60 डिग्री। उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों एक ही होता है, तो हम बना लेते हैं दोनों। जब एकांतर कोण से बनाएंगे ना तो दोनों समान हो जाता है। तो कैसे में बनाइए, अवनमन कोण 60 डिग्री था और फिर क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। कितना हो जा रहा है, यहाँ से 30 डिग्री हो जा रहा है। 60 से जब 30 डिग्री हो रहा है ये घट जा रहा है। कितना, जब ये 30 डिग्री हो जाता है तो क्या बोला है यहाँ से कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब सूर्य के द्वारा अवनमन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री होता है तो जमीन पर टावर की परछाई 30 मीटर बढ़ जाता है। ये पहले यहाँ था ना परछाई, अब 30 मीटर, ये कितना बढ़ गया, यहाँ से यहाँ 30 मीटर बढ़ गया। ये चीज़ हमें दिया हुआ है। ठीक, कि 30 मीटर बढ़ गया है। तो आपसे बोल रहा है ना कि ये निकालना है, हमें ऊंचाई निकालना है, h निकालना है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे, 30 मीटर बढ़ जाती है तो टावर की ऊंचाई निकालना। देखिए एक बात इधर ध्यान दीजिएगा, कभी भी 30-60 वाला, ये अगर 30 डिग्री रहे, ये 60 डिग्री रहे तो 30 के सामने का 1 हो जाता है रेशियो और 60 के सामने √3 हो जाता है और ये 2 हो जाता है। 1:2 √3:2 का रेशियो होता है। ये चीज़ ध्यान रखना होगा। ठीक, तो अगर ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और ये 2 हो जाता है कौन। ठीक, तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, हमेशा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब इधर से हम करते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर ये 30 है तो ये 1 हो जाएगा और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा रेशियो। ठीक, और अब इस एंगल से देखिए, ये एंगल अगर ये 30 है तो ये टोटल 60 होगा ना, टोटल 60 होगा। तो ये 30 के सामने अगर ये √3 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 √3 × 3 √3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। तो अब हमें ये बात दिया हुआ है कि ये कितना है, 30 है और ये जब यूनिट में घटाते हैं तो 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 30 मीटर दिया हुआ है। तो अब क्या पूछा आपसे, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 15 मीटर हो जाएगा। तो हमें ये पूछा हुआ है ये वाला कि ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15√3 मीटर और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसकी ऊंचाई कितना है, 15√3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात समझे आप, ये वाला बात आपको ध्यान रखना होगा कि 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और ये 2 हो जाता है। तो यहाँ आप इसको अप्लाई करते हैं, 30, ये अगर 60 है तो ये 30 हो जाएगा, 60 के सामने √3 होगा, 30 के सामने 1 हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया। ठीक, 1 यूनिट।
अब ये बड़ा वाले त्रिभुज में आते हैं, 2 त्रिभुज है ना इसमें, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये अगर 30 है तो इसके सामने अगर ये √3 है तो अभी टोटल 60 हो जाएगा, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, इसका √3 गुना, तो ये √3 का √3 गुना इसका मतलब 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3 हो गया। तब हमें ये 30 मीटर दिया हुआ है, तो ये टोटल में से इतना घटाते हैं ना कि यानी 3 में से 1 गया 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू ये 30 मीटर दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 मीटर हो जा रहा है। तो हमें ये पूछ रहा है ये यानी कि √3 यूनिट, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15√3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है, रेशियो मेथड आप बनाइएगा, बहुत आसानी से सभी क्वेश्चन बनेंगे इस पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है देखिए, कह रहा हमें कि 0.32, 2.72, 12.8, 14.4 इसका HCF निकालना है। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 32/100, 272/100, 128/10, 144/10, इनका हमें क्या निकालना है, HCF। तो जब भी अगर फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो ऊपर अंश का HCF बट्टा हर का LCM कर लेंगे, ठीक। तो ऊपर HCF मतलब देख लीजिए किससे कट जा रहा है सब। तो अगर हम देखते हैं तो ये देखिए तो 8 से कट रहा है क्या, 32 से कट जा रहा है, 32 से कम 32, और 32 से ये कितना वर्ड में कट जाएगा, यहाँ से 32 से नहीं कट रहा है ना, देख लीजिए 16 से कट जाएगा, 16 दूना 32, 16 कम 16 और 17, 16 7 कट जा रहा है, 16 से सब कट जा रहा है, यानी कि HCF ऊपर 16 हो जाएगा। ये सभी संख्याएं 16 से, ए बी सब बड़ी से बड़ी संख्या 16 से कट रही है, तो 16 HCF हो गया, और बट्टा नीचे का LCM, तो 100 100 100 10 100 का LCM 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 0.16 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात क्लियर। सभी के अंश का हम क्या निकाल लेना है, HCF। तो अंश का HCF कितना हो जाएगा, 32, 272, 128, 144 का HCF 16 हो जा रहा है, और नीचे का LCM 100 100 10 100 का LCM कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 16 में बट्टा 100 मतलब 0.16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्या कह रहे हैं, बोला हुआ है कि मयंक एक पेन 750 रुपये में बेचता है तो उसे 50% लाभ कमाता है, तो 50% लाभ हानि पाने के लिए पेन को कितना में बेचना होगा, 750। जब 50% लाभ का मतलब क्या हुआ, 150% का वैल्यू 750 रुपये दिया हुआ है, ठीक। यही चीज़ ना, अगर लाभ लेगा तो 100 में बढ़ा के बेचेगा, हानि लेगा तो 100 में घटा कर बेचेगा, तो 50% लाभ मतलब 150 का वैल्यू दिया हुआ है। तब हमें कह रहे हैं कि अगर वो 50% हानि, तो 100 में से 50 घटाइए, नहीं केवल 50%। ये देखिए ये 50% लाभ, 50% लाभ, इसका मतलब 100 में 50 जोड़ेंगे, और ये 50% हानि, 50% हानि मतलब कि 100 में से 50 घटाएंगे, तो 150 का वैल्यू दिया हुआ है और 50 का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए तो ये अगर कटा लेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू, 1% का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 50 का 250 हो जाएगा, यानी कि 250 रुपये में बेचना होगा, तब जा करके 50% का हानि होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफ क्या करे कि निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। मान लें कि सभी कॉलेज ने परीक्षा के लिए सभी विषय के बराबर विद्यार्थी भेजे हैं, ये बोला हुआ है। अब देखिए इधर ग्राफ में दिया हुआ है PQRS कॉलेज हैं, और विषय दिया हुआ है कि गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान सब दिया हुआ है। तो कह रहा है कि सभी 4 कॉलेजों के प्रदर्शन को एक साथ ध्यान में रखते हुए किन समूह में, 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1006 नंबर, 1006 क्या बोला है, कह रहा है हमें कि सभी 4 कॉलेजों के प्रदर्शन को एक साथ ध्यान में रखते हुए किन समूहों के संयोजन में विद्यार्थियां सबसे कम, किस मतलब ये सब्जेक्ट की बात किया है कि किस सब्जेक्ट के समूह में सबसे कम आए हैं, रसायन, वनस्पति ऐसे करके दिया हुआ है। इसका मतलब सभी सब्जेक्ट का अलग अलग जोड़कर हमें देखना होगा, तो जोड़ लीजिए। देखिए सभी सब्जेक्ट का अलग अलग हम जोड़ लेते हैं, देखिए जोड़ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ से जोड़ लिए हम, समय बचाने के लिए यहाँ सभी को जोड़ लिए हैं, ठीक। गणित में 187 हैं, भौतिकी 269, रसायन 218, वनस्पति विज्ञान 174 और जीव विज्ञान 198। तो किसका ग्रुप बोला हुआ है, इसमें ग्रुप दिया हुआ है 1006 में। तो ग्रुप वाइज अब देखिए तो रसायन, वनस्पति विज्ञान, रसायन और वनस्पति विज्ञान,
अच्छा ये दोनों जिस ग्रुप में होगा ना दोनों 100 है, अंडर 200 है, तो देख लीजिए तो जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से दोनों को जोड़ करके आप देखिएगा सबसे कम जो आएगा ना जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान। रसायन और वनस्पति, देखिए रसायन वनस्पति ये 200 से ज़्यादा है, नहीं होगा। भौतिकी रसायन दोनों 200 से ज़्यादा है, ज़्यादा ही हो जाएगा। और जीव गणित और भौतिकी, गणित और ये भी दोनों 200 से, ये कम है लेकिन ये 269 है, बहुत ज़्यादा है। तो सबसे कम किसका आ जाएगा? सी का आ जाएगा। जोड़ करके देखेंगे सबसे कम सी का आ जाएगा। इसे भी हम अनुमान लगा ले रहे हैं, ये दोनों अंडर 200 है तो यही कम हो जाएंगे, यानी कि वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 1007 नंबर देख लीजिए। 1007 क्या बोला है? कह रहा है कि सभी कॉलेजों को ध्यान में रखते हुए किस विषय में विद्यार्थी सबसे कम मात्रा में सफल हुए। अब तो इसी जोड़ से निकल जाएगा। देखिए जोड़े हैं तो बहुत फायदा हो रहा है। इसमें सबसे कम किस सब्जेक्ट में है? देखिए सबसे कम वनस्पति विज्ञान 174 है, तो ये आंसर हो जाएगा, यानी वनस्पति विज्ञान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 का कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात आप समझे? दोनों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सभी सब्जेक्ट जोड़ लिए हैं तो इसमें ग्रुप पूछा हुआ था, तो सबसे दोनों कम ग्रुप वाले कौन है? वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दूसरा में पूछा था कि किसमें सबसे कम, तो सबसे कम वनस्पति विज्ञान यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। अब 1008 क्या बोला है, इसको पढ़िए। 1008 बोला है कि सभी विषयों को प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए किस कॉलेज के विद्यार्थी सबसे कम संख्या में सफल हुए? कॉलेज वाला पूछ रहा है, तब कॉलेज वाला यानी कि PQRS सबको जोड़ना होगा। PQRS जो कॉलेज है इसके सबके विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए। क्या क्या कर रहे हैं, कितना कितना दिया हुआ है, तो देखिए सबको जोड़ लिए, टाइम सेव हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसमें पूछा है कि सबसे कम, तो देखिए तो सबसे कम जो है किसमें हुआ है? सबसे कम कौन वाला है? तो 234 सबसे कम है ना, क्यू में 234 सबसे कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का क्यू हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सबसे कम पूछा हुआ था तो सबसे कम किस कॉलेज में है, तो क्यू में है, तो यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, सबको थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा आपको, एग्जाम में जब भी आएगा तो जोड़ना तो पड़ेगा ही। ठीक, तो जोड़ करके हम सबको देख लिए। इसमें तो कॉलेज की बात किया था, तो सबसे कम किस कॉलेज में, क्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 1009 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि 16 के पावर 7 गुणे 27 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 9 कह रहे ना इसमें कि गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कितने अभाज्य गुणनखंड है इसमें, ये निकालना है। देखिए सबसे आसान, मतलब जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना हो ना, सबसे छोटे छोटे अभाज्य संख्या में तोड़ लेते हैं। ये अगर 16 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और इसका पावर 7 दिया हुआ है। ठीक, 2 के पावर 4, 2 दूनी के 4 दूनी का 8 दूना 16। अब गुणे, अब 27 का मतलब 3 के पावर 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या में तोड़ना होगा इसको। ठीक, 2 के पावर 3 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक, 3 तरीके 9 29 27, 1 मिनट, 3 के पावर 3 हो जाएगा, 3 तरीके 9 29 27, इसका पावर 6 है, और ये तो खुद अभाज्य संख्या में, तो 5 के पावर 9 ही लिख देंगे। अब इसको तोड़ लीजिए, कितना आएगा? 7 चौक 28, 2 के पावर 28 गुणे 3 के पावर 18 गुणे 5 के पावर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से अब अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, जोड़ लीजिए सबको। अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? गुणनखंड तो सबके पावर जोड़ेंगे, यानी यहाँ 2 28 गो है, तो 28 प्लस 3 कै गो है? 18 गो है, प्लस 9 हो जाएगा। तो सबको जोड़ लीजिए। 8 8 16 और 9 7 कितना हो जाएगा? 16 7, 8 8 16 और 9 25, 5 हो जाएगा ना, 2 2 2 4 1 5, यानी कि 55 गो हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। कितनी टोटल अभाज्य संख्या है? तो 55 गो है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे छोटी छोटी अभाज्य संख्या में तोड़ लिए हैं, और सबका पावर, यहाँ 28 गो है, यहाँ 18 गो है, और यहाँ 9 गो है, तो 28 प्लस 18 प्लस 9 कितना हो जा रहा है? 55 हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सी में दिया हुआ है। चलिए 1010 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 1010 नंबर बोला है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है। देखिए 800 रुपये प्रिंसिपल है, और ये कितना हो जा रही है? 3 वर्ष में 956 रुपये हो जा रही है। फिर कह रहा है यदि इसी अवधि में यही मूलधन 1052, फिर से कह रहे हैं ना कि ये इसी अवधि में, यानी कि 3 ही वर्ष में फिर कितना हो जा रहा है? 1052 रुपये हो जाता है, तो
ब्याज के दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि 800 रुपया 3 वर्ष में 956 रुपया हो रहा है, 800 रुपया 3 वर्ष में 1052 रुपया हो रहा है, तो कितना रेट जो है, रेट का कितना प्रतिशत बढ़ेगा। दोनों से हम रेट निकाल लेंगे, वही हमारा रेट का प्रतिशत, लेकिन इस तरह से थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए आपको बता रहे हैं कि ये 3 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ रहा है। देखिए 3 वर्ष में ब्याज में कितने परसेंट की वृद्धि कितना वृद्धि हो रहा है, तो घटा दीजिए। ये जो 2 मिश्रधनों को घटाते हैं तो हमेशा ब्याज मिलता है, तो घटाइए, 12 में से 6 गया 6, 14 में से 5 गया 9, यानी कि 96 रुपये की बढ़ोतरी हुई। 3 वर्ष में 96 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा। देखिए तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 3 से भाग दे दीजिए, 3 3 9, तो 32 रुपया बढ़ जाएगा। तो ये 32 जो रुपया है, ये 800 का कितना प्रतिशत है, ये तो रेट निकल जाएगा यहाँ डायरेक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा कि 32 रुपया जो है 800 का कितना परसेंट है। तो कटा दीजिए, 2 0 से 2 0, 8 चौक 32, यानी कितना परसेंट है, 4%, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, 4% आंसर हो जाएगा। तो मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और समझ लीजिए। 800 रुपये 3 साल में 956, फिर 3 ही वर्ष में 1052, यानी कितने रुपए की वृद्धि हो जा रहा है, 96 रुपया। 3 साल में 96 रुपया, तो 1 वर्ष में 32 रुपया, तो 32 रुपया ब्याज जो है बढ़ रहा है। तो ये 32 जो है 800 का कितना परसेंट है, 4%, अर्थात ये दर में बढ़ोतरी हो जाएगा। ये दर में कितना बढ़ोतरी हो जाएगा, 4%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए बस आज इतना हम लोग रहने देते हैं। ठीक, हम आज हम लोग 1010 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। ठीक, 30 क्वेश्चन का टारगेट था, 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हम लोग। 30 क्वेश्चन अब डेली जो है मैथ का आपको मिलेगा। ठीक, देखिए मैथ का 30 क्वेश्चन पर डे मिलेगा। ठीक, जो कि वॉल्यूम 1 से हम लोग कर रहे हैं, वॉल्यूम 1 बुक से। रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन पर डे मिलेगा, ये भी वॉल्यूम 1 चल रहा है। ठीक, जो इसका एनटीपीसी का और ग्रुप डी का सब मिक्स दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 उसी से हम लोग करेंगे। ठीक, तो ये दोनों तो 30 क्वेश्चन मिलेगा। और फिर न्यूमेरिकल का भी बुक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो वॉल्यूम 1 है, 2150 दिया है, तो इसको भी अब डेली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, इसमें 30 क्वेश्चन इसका पर डे अब मिलेगा। डेली हम लोग का क्लास चलेगा, अब गैप नहीं रहेगा। ये दोनों जो होगा शाम में ही आपको वीडियो मिलेगा। ठीक, शाम में ही वीडियो आप आकर के देखिएगा, दोनों का मिलेगा। ठीक, और ये भी हम लोग का मिलेगा। एक दिन हम लोग तीनों सेगमेंट को लेकर चलेंगे। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए, और सभी सेगमेंट को हम लोग करेंगे अब। ठीक, अब डेली आपको वीडियो मिलेगा। ठीक, ओके, टेक केयर।